नमस्कार, यूपी लाइव आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं श्वेता राजपूत। यूपी लाइव में हम आज बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रदेश को दी गई सौगात की। साथ ही बात होगी संभल में प्रशासन के बुलडोजर एक्शन की भी, तो वहीं बात होगी नदियों के बढ़ते हुए जलस्तर की। इसके साथ ही जानेंगे वाराणसी में पुलिस के ऑपरेशन चक्रव्यूह के बारे में भी। सबसे पहले बात करते हैं सीएम योगी की प्रदेश को दी गई सौगात की। शनिवार को लखनऊ में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवहन विभाग को नई ऊर्जा देने का काम किया। सीएम योगी ने परिवहन से जुड़ी कई सेवाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिसमें मोबाइल एप्लीकेशन भी शामिल है, जिसमें सीएम योगी ने जहां नई बसों को हरी झंडी दिखाई, तो वहीं नेट जीरो एमिशन लक्ष्य को पूरा करने को लेकर उन्होंने क्या रोड मैप बनाया है और क्या क्या कदम उठाए गए हैं, पूरी रिपोर्ट में जानिए जानकारी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवहन विभाग की कई महत्वपूर्ण योजनाओं का डिजिटल उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में किया गया था। ये कार्यक्रम परिवहन सेवाओं को डिजिटल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस कार्यक्रम में पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड और अनुदान आधारित बस स्टेशनों का डिजिटल रूप से उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। इसके अलावा चयनित बस स्टेशनों के विकासकर्ताओं को सम्मानित भी किया गया। इस कार्यक्रम में बहुत सी नई योजनाओं को शुरू किया गया, जिसका सीधा लाभ आम लोगों को होगा, जो इस तरह से है। नई सेवाएं और लाभ। 1.5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स के माध्यम से मिलेंगी परिवहन सेवाएं। आम नागरिकों का ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण कराना होगा आसान। स्थानीय स्तर पर आसानी से मिल सकेंगी परिवहन सुविधाएं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी। सरल परिवहन हेल्पलाइन 149 का शुभारंभ। इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट और ऐप लॉन्च। डिजिटल बस ट्रैकिंग ऐप मार्गदर्शी का उद्घाटन। इस कार्यक्रम में महिला परिचालकों को नियुक्त पत्र बांटे गए। तकनीकी सहयोग के लिए आईआईटी खड़गपुर, परिवहन विभाग, परिवहन निगम और सीएससी के बीच एमओयू। ये पहल उत्तर प्रदेश को परिवहन क्षेत्र में डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा कि ये योजनाएं आमजन को सुविधा प्रदान करेंगी और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएंगी। कार्यक्रम में परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह भी मौजूद थे। यह एक मॉडल है और मुझे लगता है कि मंत्री जी समय से पहले आए, तो इसका मतलब ये है कि अब वह भी चाहते हैं कि परिवहन विभाग के जो बस स्टेशन हैं वे भी इसी प्रकार से सुंदर बने, व्यवस्थित बने और आम जन को अपनी ओर आकर्षित कर सकें, इसलिए उनकी उपस्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं आज जिन प्रयोजनाओं का यहां पर शिलान्यास हो रहा है, शुभारंभ हो रहा है या लोकार्पण हो रहा है, इसके लिए परिवहन विभाग को अपनी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। परिवहन विभाग प्रदेश के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा माध्यम है और स्वाभाविक रूप से देश का भी। 14,000 बसेज किसी एक निगम के पास हों और उसके माध्यम से संचालित हो रहे हों, या उत्तर प्रदेश परिवहन निगम सफलतापूर्वक अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। उसके चैलेंजेस भी हैं। इतनी विशाल आबादी के लिए सुविधा देना और खासतौर पर अभी हाल ही में रक्षाबंधन के अवसर पर 3 दिनों तक लगातार बस सेवा, और वह भी बहनों को फ्री में बस सेवा को जो सुविधा आपने उपलब्ध करवाई वह और भी शानदार थी। इसके साथ ही इस दौरान कई वाहनों का भी शुभारंभ किया गया, जिसमें शामिल है सड़क सुरक्षा के लिए 11 इंटरसेप्टर वाहन, 8 डबल डेकर इलेक्ट्रॉनिक बसें और 16 इलेक्ट्रिक बसें, 1 रेट्रोफिट इलेक्ट्रिक बस, 10 सीएनजी बसें, 2 एसी बसें, 20 टाटा बसें, 43 आशयर बसें, कुल 400 BS 6 बसों का शुभारंभ।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सड़क सुरक्षा नियमों के पालन के साथ साथ हमें प्रकृति के अनुरूप विकास करना होगा। प्रधानमंत्री के नेट जीरो एमिशन लक्ष्य को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल महत्वपूर्ण माध्यम है। आज उन्हीं सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम यहां पर प्रारंभ किए गए हैं, जिसमें जन सेवा केंद्रों के माध्यम से परिवहन सेवाओं को उपलब्ध कराने के कार्य का शुभारंभ भी हुआ है और परिवहन विभाग के माध्यम से सीएससी के साथ एमओयू भी हुआ है। यानी एक कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी आम जन को उसकी सुविधा उपलब्ध हो सके, वह अपनी जरूरत के हिसाब से परिवहन विभाग से जुड़ी हुई सेवाओं का उपयोग कर सके। आज ये एमओयू यहां पर संपन्न किया गया है। आईआईटी खड़गपुर और परिवहन विभाग के बीच में एमओयू, यह इस विभाग में तकनीक का उपयोग करते हुए सड़क सुरक्षा के मानकों को कैसे हम आज नेशनल एवरेज से भी अच्छा करने में सफल हों, जो हमारे लिए एक चुनौती बनी हुई है, उसका भी एक एमओयू यहां पर संपन्न हुआ है। इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट की एक नई बुकलेट का भी विमोचन हुआ है और सरल परिवहन हेल्पलाइन का भी 149 की हेल्पलाइन भी जारी हुई है। 149 की हेल्पलाइन एक सामान्य पैसेंजर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आपने डिजिटल बस ट्रैकिंग ऐप का शुभारंभ कर दिया है, तो ये ऐप के साथ साथ हेल्पलाइन एक सामान्य नागरिक को अत्यंत मदद करेगा अपने परिजन के बारे में, अपने नातेदार रिश्तेदार के बारे में कि वह व्यक्ति कहां पर पहुंचा है, कहां पे व्यवस्था है, क्या सुविधाएं हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार परिवहन के साथ साथ आम लोगों के लिए सहूलियत कहे जाने वाले सीएससी केंद्रों को भी विकसित कर रही है, जहां पर आप सिर्फ बिजली के बिल और ट्रेन टिकट ही नहीं बल्कि परिवहन निगम की सेवाओं के साथ साथ डीएल बनवाने और परिवहन की अन्य सुविधाओं का भी उपभोग कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। इधर संभल में एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। इस बार ये कार्रवाई समाजवादी पार्टी से जुड़े कुछ लोगों के अवैध कब्जों पर की जा रही है, जिसमें कुछ अरसे से एक बगीचे के रूप में सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया था। छानबीन करके और कई विभागों की टीमों की मौजूदगी में इस कार्रवाई को पूरा किया गया। देखें। संभल में एक बार फिर बुलडोजर एक्शन देखा जा रहा है। इस बार ये एक्शन किसी बाजार में नहीं बल्कि सरकारी जमीन पर बने एक बगीचे में देखा गया। संभल तहसील के मंडल गांव में एक क्षेत्रीय निरीक्षण के दौरान ये पाया गया कि कुछ व्यक्तियों ने एक उपवन के भीतर सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। प्रभावित भूखंड संख्या 222 और 198 इकबाल महमूद, मोहम्मद जैद, मोहम्मद जुनैद, फैज इकबाल, मोहम्मद असलम, सोहेल इकबाल और शान इकबाल के नाम पर पंजीकृत है। इसके अतिरिक्त 4 सरकारी भूखंड संख्या 221 जो बंजर थे, उन पर भी अतिक्रमण गीचा बना दिया गया है। एक टीम वर्तमान में अवैध रूप से कब्जा की गई भूमि को करा रही है। देखिए, तहसील संभल में ग्राम मंडलाई में फील्ड निरीक्षण के दौरान ये संज्ञान में आया था कि कुछ लोगों द्वारा बाग के बीच में सरकारी जमीन पे अवैध कब्जा किया गया है और इसमें 2 गाटे हैं। गाटा संख्या 222, 198 ये इकबाल महमूद, मोहम्मद जैद, मोहम्मद जुनैद, फैज इकबाल, मोहम्मद असलम, सोहेल इकबाल, शान इकबाल इनके नाम से दर्ज है और इन दोनों गाटों के बीच में और साइड की तरफ 4 नंबर हैं जो सरकारी हैं। गाटा संख्या 221 क बंजर, 221 ख गुल का नंबर है, 271 नाली और 272 नाली। ये 4 नंबरों का अस्तित्व बिल्कुल खत्म कर दिया गया था और उसको बाग के रूप में उसका इस्तेमाल किया जा रहा था। इसके साथ ही डीएसपी मनोज कुमार ने बताया कि एक कटहल के पेड़ को अनधिकृत रूप से काटा गया पाया गया, जिसके लिए वन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे और कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये कब्जा लंबे समय से चल रहा प्रतीत होता है, हालांकि इसकी सही अवधि अनिश्चित है। राजस्व, सिंचाई और वन विभाग की टीमें मौके पर पहुंचकर माप कर रही है
और आवश्यक कार्रवाई कर रही है। क्षेत्रीय वन अधिकारी मनोज कुमार ने पुष्टि की कि पेड़ काटने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। निरीक्षण में एक चीज और संज्ञान में आया है कि एक कटहल का पेड़ है जो कि बिना अनुमति के काटा गया है, तो उसमें भी वन विभाग के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। इसमें भी नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर कब से कब्जा कर रखा था, कुछ जानकारी? काफी पुराना कब्जा लग रहा है यहाँ पे प्रथम दृष्टया, और एग्जैक्ट समय तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन काफी पुराना कब्जा लग रहा है। तो सर नापजोक भी कराई गई है? नापजोक बिल्कुल राजस्व की टीम है और नहर विभाग, सिंचाई विभाग की टीम है, नलकूप का पूरा यहाँ पे अधिकारी मौजूद हैं। वन विभाग के अधिकारी हैं जो पेड़ बिना अनुमति के कटा है उसको लेकर के। मौके पर कुछ पेड़ों को काटने का भी मामला सामने आया है, जिसकी जांच के लिए वन विभाग के अधिकारी भी पहुंचे हैं, तो वहीं सिंचाई विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। पूरी कार्रवाई सभी विभागों की टीम के साझा प्रयासों से की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और चलिए बात अब मौसम की कर लेते हैं। मानसून के सीजन में हर साल नदियों में उफान देखने को मिलता है, लेकिन इस बार ये उफान सामान्य से आगे बढ़ चुका है। उत्तर प्रदेश में बहने वाली सभी छोटी बड़ी नदियां रौद्र रूप में बह रही है, तो वहीं इन दिनों नदियों के तटीय इलाकों में बाढ़ का कहर भी देखने को मिल रहा है। प्रशासन लोगों की मदद करने में जुटा हुआ है, वहीं बाढ़ प्रभावितों को सुरक्षित जगहों पर भेजा भी जा रहा है। जलजले के इस दौर के बीच कहां पर कैसे हालात हैं, देखिए। पिछले 1 महीने से भी ज्यादा समय से पहाड़ी राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी है, जिसमें मैदानी इलाकों में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मथुरा में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जल स्तर 166 मीटर से ऊपर दर्ज किया गया है, जो कि खतरे के निशान से ऊपर है। भारी बारिश के बाद हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से 3,29,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने और मानसून की सक्रियता के चलते ये स्थिति बनी हुई है। इससे मथुरा, वृंदावन और आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं, जिसमें 20 से ज्यादा कॉलोनियां और 6,300 से अधिक लोग प्रभावित हैं। देखिए, वर्तमान में यमुना जी का जो जलस्तर है प्रयाग घाट पर 166.71 सेंटीमीटर है, जो खतरे के निशान से 71 सेंटीमीटर ऊपर बह रही हैं और अभी शाम तक पीक आएगा, क्योंकि पलवल में यमुना जी का जलस्तर स्थिर हो चुका है। जो पानी है वो अब मथुरा की तरफ आ रहा है और शाम तक एकदम अपने पीक पर होगा। वृंदावन के निचले इलाके, मथुरा के विश्राम घाट आदि के निचले इलाकों में पानी भरा है, जयसिंहपुरा में पानी भरा है। इसके अलावा 16 गांव और हैं जिनके चारों तरफ पानी भरा है। 4 गांव ऐसे हैं जिनके जो टापू के रूप में बन गए हैं। हम लोगों ने स्टीमर्स की भी व्यवस्था की हुई है। 20 से अधिक हमारे शेल्टर होम हैं जहां लोगों को रुकाया गया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के आगरा में भी यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। लगातार बारिश और ऊपरी क्षेत्रों जैसे मथुरा, हरियाणा से पानी छोड़े जाने के कारण यमुना ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। जल स्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। यमुना का बढ़ता हुआ पानी दुनिया के 7 अजूबों में शुमार ताजमहल की बाउंड्री तक पहुँच चुका है, जिससे पर्यटन प्रभावित हो रहा है, जबकि बटेश्वर जैसे धार्मिक स्थलों पर भी जलस्तर का प्रभाव देखा जा रहा है। आगरा, मथुरा समेत आसपास के जिलों में हाई अलर्ट जारी है। यमुना का जलस्तर तो इस समय कम से कम शायद 40 साल के दौरान पहली बार इतना हुआ है और बहुत लोगों को दिक्कत हो रही है इससे। खासकर यहाँ जो अंत्येष्टि होती है उसमें लोगों को बहुत असुविधा हो रही है, लेकिन फिर भी प्रशासन की तरफ से बहुत एहतियात, बहुत सपोर्ट दी जा रही है। और यहाँ जो लोग रहते हैं, यहाँ जो वहाँ परमानेंट वर्कर रहते हैं, वो भी पब्लिक को बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि असुविधा कम से कम हो। यमुना के साथ साथ मुरादाबाद में भी रामगंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ जैसे गंभीर हालात पैदा हो गए हैं। कालागढ़ बैराज से 10,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के कारण नदी उफान पर है और इसका असर जिले के ग्रामीण इलाकों में दिख रहा है। लगातार बारिश और ऊपरी क्षेत्रों से पानी के बहाव के कारण स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। मुरादाबाद जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है और बाढ़ चौकियां सक्रिय हैं। इस बाढ़ के चलते मुरादाबाद शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में हालात खराब हैं। नदी किनारे के गांव जैसे बीनकपुर, जिगर कॉलोनी, चांदमारी और मुंडा पांडे क्षेत्र
क्षेत्र के दर्जन भर गांव जलमग्न हो गए हैं। यहाँ पर लोगों की सांस मुट्ठी में है और आगामी दिनों को लेकर चिंता में है। यहाँ पे स्थिति तो बहुत खराब है जी। ये बाढ़ से जो हमारा तो मकान भी गिर गया है, ये सारा पीछे को, और कोई व्यवस्था नहीं है रहने की। और ये नाव लगी हुई है, इससे थोड़ा सा आना जाना कर रहा है। अब रहना कैसे हो रहा है? रहना का इधर उधर ही सामान रखा हुआ है, एक दूसरे के घर में, उसमें इधर दूसरे के भाई के में रख दिया है। सचेरा भाई बाहर रहता है, उसके मकान में रख रखा है तो फिलहाल में। तो एक कितने कमरे थे उसमें? पूरे मकान गिर गया? ये तो पूरा मकान गिर गया। 3 कमरे थे, मैं बरामदे के। कैसे मतलब पानी बढ़ गया? बाढ़ से ये पानी बढ़ा तो कटान कर दिया उसने। बाढ़ की ये है, पानी बढ़ने से पीछे से तालाब था, उसकी सहारे से ढाया गिरने से मकान गिर गया। आपका मकान? हाँ जी। तो बहुत नुकसान हो गया। नुकसान तो सारा ही है, हम खुद परेशान है इस टाइम। कहाँ रह रहे हैं आप? हम तो इधर उधर घर में आसपास के रह रहे हैं साहब, क्या करें यहाँ। कोई जान मान हानि? ना जान फान तो बच गई है, लेकिन वैसे परेशानी ज्यादा है। अब आप कुछ कर सकें तो व्यवस्था आप कर दें तो कर सकें हमारी। आने जाने में भी दिक्कत है? हाँ, जो नाव चला दी आपने तो मतलब बाइक से मतलब आने जाने कर रहे हैं साहब। तस्वीरें संगम नगरी प्रयागराज की हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे भारी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। संगम नगरी में दोनों नदियां उफान पर हैं और खतरे के निशान को पार कर गई हैं। इससे तटीय इलाकों में जल भराव हो गया है और प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। गंगा और यमुना का संगम क्षेत्र पूरी तरह प्रभावित। किला घाट से झूंसी तक के इलाके जलमग्न हो गए हैं, जहां अब गंगा और यमुना की पहचान मुश्किल हो गई है। दारागंज शमशान घाट पूरी तरह डूब गया है। लेटे हनुमान जी मंदिर के गर्भगृह में पानी भर गया है, जो इस सीजन में 5वीं बार हुआ है। बड़े हनुमान मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं। स्थिति तो बहुत खराब है। इधर जो रोज दुकानें लगाते हैं उनका जीना हराम है एकदम। दुकानें लग नहीं रही है, बघाड़ा का हाल बेकार है। अभी तो जल स्तर था, कल सुबह से फिर बढ़ने लगा है। हनुमान जी कल शाम को फिर स्नान कर लिए। जल स्तर इतनी तेज बढ़ रहा है कि आदमी जो है इसमें परेशान हो गया है। और ख़ास तौर से जो बघाड़ा का जितने भी मकान हैं बने हुए हैं, वो तो 2 महीने से डूबे ही हुए हैं और आगे कटने नाम ही नहीं ले रहा है। ये कब तक चलेगा पता नहीं। हालात खराब है, खेतों में पानी भर गया है, फसलें, धान, सब्जियां नष्ट हो रही हैं, तो वहीं सड़कें और पुल प्रभावित हो रहे हैं, जिससे कई जगहों का आपस में संपर्क टूट चुका है। इन कठिनाइयों में भी सरकार और प्रशासन मिलकर लोगों को राहत पहुंचाने के काम में जुटे हैं और बाढ़ प्रभावितों की हर संभव मदद करने में लगे हुए हैं। इसके साथ ही राहत शिविरों में भी लोगों को हर जरूरी चीज मुहैया कराई जा रही है, जिसमें राशन पानी के साथ साथ दवाइयों का भी इंतजाम किया जा रहा है, ताकि किसी तरह के संक्रमण से बचा जा सके। इसके साथ ही लोगों से एहतियात बरतने की भी अपील की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। वाराणसी में पुलिस की टीमों ने संयुक्त अभियान चलाकर गांजे की बहुत बड़ी खेप को पकड़ा है। पुलिस ने ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत ये कार्रवाई की। किस तरह से पूरा ऑपरेशन किया गया है ये चक्रव्यूह देखें। तिरपाल में लपेटे हुए ये भारी भरकम सामान किसी तरह की राहत सामग्री नहीं है। यह है करीब 1 क्विंटल गांजा, जो कि वाराणसी पुलिस की सूझबूझ से बरामद किया गया है। दरअसल पुलिस ने रोहनिया में एक संयुक्त अभियान चलाया था। इसमें ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत कार्रवाई की गई थी। इस ऑपरेशन में पुलिस को एक पूर्ण सफलता मिली। गुप्त सूचना के आधार पर गांजा तस्करी के संदेह में एक व्यक्ति को पकड़ा गया, जो कि एक ट्रेलर को लेकर जा रहा था। पुलिस ने इस ट्रेलर को रोका और जांच करने पर पाया कि उसमें 26 पैकेट गांजे के छिपा कर रखे गए थे। इन सभी पैकेट्स का कुल वजन 92 किलोग्राम से ज्यादा था। वजन करने के बाद इस गांजे की कीमत लगभग 20 लाख रुपए आंकी गई। इसके बाद मुख्य आरोपी बिहार रोहतास जिले के संजय कुमार दुबे को गिरफ्तार कर लिया गया। जो हमारी SSG 1 टीम है, उसके जॉइंट ऑपरेशन में हमें बड़ी एक सफलता प्राप्त हुई, जिसमें ऑपरेशन चक्रव्यूह के दौरान जो हमारी चेकिंग चल रही थी, सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति ऐसे गांजे की तस्करी करता है। जब हम लोगों ने इसको रोका तो इसके जो DCM में है उसमें छुपा के गांजे के 26 पैकेट ले जा रहा था। जब इसको वेट किया गया तो इसकी जो टोटल वेट है वो 98 kg है और इसकी वैल्यू है 20 लाख रुपए के आसपास है। जो मुख्य अभियुक्त है ये
संजय कुमार दुबे रहने वाला रोहतास जनपद बिहार और जिला राज्य बिहार का है और ये कहाँ लेके जा रहा था, किससे खरीद के लेके आ रहा था, यानी बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस की हम लोग भी पूरी जानकारी कर रहे हैं। बाकी अभियुक्त को भी हम जेल भेज रहे हैं और अग्रिम विधिक कार्रवाई चल रही है। गांजे के स्रोत और उसको किस जगह ले जाया जाना था, उसका पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है। आरोपी को जेल भेज दिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि पकड़ा गया गांजा डीसीएम के फर्श के नीचे छिपाया गया था, जिससे सामान्य जांच के दौरान उसका पता लगाना मुश्किल हो गया था, लेकिन विशेष सूचना के आधार पर यह अभियान सफल रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और बात अब गाजियाबाद की, जहां कार चालक ने कहर मचाया। शराब के नशे में कार सवार ने ये कहर मचाया। कार की चपेट में आने से 5 महिलाएं घायल हो गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस पर आरोप लगाया। पुलिस ने आरोपी को बचाने का प्रयास किया, ये महिला की ओर से कहा गया। गाजियाबाद का पूरा मामला है। कार चालक की ओर से कहकर देखने को मिला है। शराब के नशे में वो था, ये भी जानकारी सामने आई है। कार की चपेट में आने से 5 महिलाएं घायल हुई हैं। स्थानीय लोगों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है। और गाजियाबाद में ही एक लड़के को निर्ममता से पीटने का मामला आया है। आपसी विवाद के बाद जमकर लड़के की पिटाई हुई। पिटाई का वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस जांच करने में जुटी है। थाना विजयनगर क्षेत्र का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। गाजियाबाद का ही मामला है। एक लड़के को बुरे तरीके से पीटा गया है। आपसी विवाद था, जिसके चलते ही जमकर धुनाई हुई है इस लड़के की। पिटाई का वीडियो आया है, ये देखिए, मारपीट की गई, पिटाई की गई इस लड़के की। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस अब मामले की जांच करने में जुटी हुई है। देखिए, एक महिला भी इसमें नजर आ रही है, बाकी कुछ शख्स है और इस युवक को पीटा जा रहा है। ये पीटने का वीडियो है जो सामने आया है, जिसके बाद से ये पुलिस अब पूरे मामले की जांच करने में जुटी है। आपसी विवाद था और इसी के चलते ही ये मारपीट की गई है इस युवक के साथ। इतने सारे लड़के, ये जो शख्स हैं, ये मारपीट कर रहे हैं इस युवक के साथ, पिटाई, और एक महिला भी है इसमें जो मारती हुई नजर आ रही है। कुछ आपसी विवाद था जिसके चलते ही लड़ाई। यूपी लाइव में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।